हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बाद आपकी एक थ्योरम है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो बच्चों, सबसे पहले हमें थ्योरम को समझना होगा। थ्योरम ये कहती है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक रफली आप देख लीजिए ज़रा कि अगर पी भी एक प्राइम नंबर है, सपोज कर लीजिए 3 है, एंड इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, और p किसी नंबर के स्क्वायर को, जैसे हम लोग सपोज कर लें कि 9 का स्क्वायर, 9 जो है वो a इज़ इक्वल टू हम लोग 9 ले रहे हैं, और जो 3 है वो 9 के स्क्वायर को यानी कि 81 को डिवाइड करता है। देन p डिवाइड्स a, यानी कि आपका ये जो 3 है ये a को भी डिवाइड करेगा। कि अगर इसको इस तरह से 3, अगर आपका 3 81 को डिवाइड कर रहा है तो आपका जो 3 है वो 9 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यानी कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा आपका 3। तो इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो एग्जांपल आप लोग समझ सकते, अगर 381 है 9 का स्क्वायर, तो हम 9 का स्क्वायर का इसको इस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो 81 के फैक्टर में देखिए 3 आ रहा है, और अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें, सपोज कर लिया आपका 9 जो है यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 इंटू 3 फैक्टर क्या आएगा, यही आएगा, सिर्फ आपने स्क्वायर हटा दिया। फैक्टर तो वही है ना। तो अगर 3 हमारे इस टर्म को डिवाइड कर रहा है जिनका स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हटा देने से या स्क्वायर रूट ले लेने से फैक्टर्स तो चेंज नहीं हो जाते, बस फैक्टर्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर फैक्टर सेम है, ये नहीं कि अगर हमने स्क्वायर हटा दिया है तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स 2 हो गए, 5 हो गए, फैक्टर्स वही रहेंगे। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसकी प्रूविंग देखिए कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि कोई नंबर ए है और इसका जो आपका फैक्टर है वो सपोज़ कर लेंगे, क्योंकि कई नंबर हो सकते हैं इसके फैक्टर। तो P1 P2 P3 सपोज़ कर लिया, Pn तक इसके फैक्टर्स हैं। और अब हम ए स्क्वायर का अगर फैक्टर लिखेंगे तो हमें पता है कि जस्ट यही फैक्टर्स क्या हो जाते हैं हमारे, इन्हीं को हम अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लें तो ये फैक्टर डबल हो जाएंगे, यानी कि इनका स्क्वायर हो जाएगा। और हम इसको थोड़ा और एक्सपैंड करें तो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डैश 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 Pn स्क्वायर। तो देखेंगे जो फैक्टर ए के हैं बिल्कुल वही फैक्टर ए स्क्वायर के होते हैं। फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आता, बस पावर चेंज हो जाती है, पावर एक और लग जाती है अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अगर कोई नंबर, मान लीजिए अगर हम P1 की बात करें तो P1 ए स्क्वायर के फैक्टर में आ रहा है, तो P1 डिवाइड्स ए स्क्वायर, P1 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ये P1 सिंगल पावर में ए के फैक्टर में भी आ रहा है, तो P1 ऑल्सो डिवाइड्स ए। और यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी यूज़ हुई है। वो इसलिए यूज़ हुई कि वो बताता है कि ए का जो फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर में बस वही फैक्टर की पावर 2 हो जानी है। तो यूनिक फैक्टर होता है, तो ए का फैक्टर यूनिक है, मतलब कि यहाँ पर कोई और फैक्टर ए का नहीं हो सकता है। अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर, जैसे 81 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी कि ये यूनिक है 81 के लिए। तो अगर हम जैसे सपोज कराया ना हमने कि ए का फैक्टर P1 से Pn तक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए का कोई अगर इतना फैक्टर हमने सपोज किया है ए का, तो इनके अलावा कोई और फैक्टर्स ए का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है कि ऑल्सो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक P1 multiplied by P2 dash dash Pn is unique factorization of A। तो अगर ये a के लिए ये फैक्टर्स फिक्स हैं तो a स्क्वायर में भी यही फैक्टर्स आएंगे। तो अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, एंड हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। इस थ्योरम का जो प्रूविंग है वो एग्ज़ाम्स में कम आती है, लेकिन जो इसका क्वेश्चंस है इन पे बेस्ड, तो इनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं।
अब ये एग्जांपल फर्स्ट है, एचएम पब्लिकेशन की बुक है, आप लोगों को पेज 14 पर ये एग्जांपल मिल जाएगा और क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। तो ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो प्रूव रूट 2 इज़ इरेशनल। अब हम सबको पता है कि रूट 2 हमारा इरेशनल होता है, लेकिन अब हमें इसकी प्रूविंग कैसे करनी है। तो सबसे इरेशनल और रेशनल आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं उस पर। तो इरेशनल और इरेशनल में अच्छे से डिफरेंस हमने बताया हुआ है, उसमें सेकेंड वीडियो में भी है। और आपका जो इसमें क्वेश्चन करने का जो थोड़ा स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो हमको प्रूव करना है, हम इसका अपोजिट सपोज़ करेंगे। और जैसे अगर हमें प्रूव करना है रूट रूट इरेशनल है, तो हम उसका उल्टा सपोज़ करेंगे कि रूट 2 रेशनल है। अब हमने रूट 2 को अगर रेशनल सपोज़ कर लिया, तो हम उसको रेशनल सपोज़ कर एक अपना कुछ और उससे सपोजिंग करके जो रिज़ल्ट आएगा हमारा, क्योंकि हमने गलत तो सपोज़ ही किया हुआ था, अब जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो भी गलत आएगा और हम अपने रिज़ल्ट को फिर दिखा देंगे कि हमारा रिज़ल्ट गलत आया है। तो जब हमारा रिज़ल्ट गलत आया, तो जो हमने सपोज़ किया था या एज्यूम किया था वो भी गलत था। इस तरह से जब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इस मेथड को कंट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम। अच्छा, इसमें एसेस जो स्टेटमेंट है इसके ये बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि स्टेटमेंट के बगैर कंट्राडिक्शन जो है वो थोड़ा सा आपका प्रूविंग अधूरी मानी जाएगी। तो इसलिए आप इसको बहुत ही स्टेटमेंट के साथ अच्छे से प्रूविंग करेंगे। तो लेट अस अज्यूम रूट 2 इज़ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर अगर आपने सपोज़ किया, तो आपको पता है कि रूट 2 रेशनल हुआ, तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। दस वी कैन शो इट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जहाँ पर क्यू आपका ज़ीरो नहीं होगा और पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और रेशनल को आप जब इस फॉर्म में दिखा सकते हो, और एक कंडीशन होगी कि पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम नंबर। इतना आपको एज्यूम करना है, ठीक है। जब आपने रेशनल एज्यूम किया, तो आपने इतनी बातें एज्यूम करी हैं कि को प्राइम है, इंटीजर्स हैं पी और क्यू, और क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है कि आप पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम भी हमने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू हो गया आपका रेशनल। जब ये रेशनल हो गया, अब हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो इधर तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर पी अपॉन क्यू दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्यू स्क्वायर को यहाँ पर भेज देंगे, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अगर हम किसी भी नंबर को, पी स्क्वायर ऑब्वियसली कोई नंबर होगा, क्यू स्क्वायर भी कोई नंबर होगा, तो किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि p का फैक्टर 2 है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हमने लिखा है 2, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 10 का फैक्टर, 2 इंटू 5 लिखेंगे। तो हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब 2 उसका फैक्टर हो। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, मतलब कि इस नंबर का फैक्टर 2 है। जिस तरह से 10 का फैक्टर 10 का फैक्टर 2 है, इसी तरह से पी स्क्वायर का फैक्टर 2 है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ये स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट हो गई। इसके बाद देखिए आपके ये जो फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, सॉरी अब इसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद सपोज कीजिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 2 किसी का फैक्टर है, पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। जस्ट इससे पहले हमने यही थ्योरम प्रूव करी है कि अगर ए किसी पी किसी कोई प्राइम नंबर है और उसका फैक्टर वो ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो पी फैक्टर होगा ए का। यहाँ से आप इसको स्टेटमेंट 1 रख लीजिए। अब 2 अगर p का फैक्टर है, तो हम p को इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये भी हम लोग सपोज करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, तो हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, 12 की जगह p, तो p इज़ इक्वल टू 2 समथिंग हो जाएगा। इस तरह हम सपोज कर सकते हैं। तो जब हमने इसको p का फैक्टर 2 है, तो p इज इक्वल्स टू 2 हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे,
तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर हो गया। 4m स्क्वायर जब हो गया तो यहाँ से ये जो वैल्यू आई है पी स्क्वायर की, इसको हम लोग उठाकर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो पी स्क्वायर के प्लेस पर 4m स्क्वायर कर देंगे। तो इक्वेशन देखिए हमारी किस फॉर्म में हो जाएगी, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, ये इतना पोर्शन आपका रखता। टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, था 2 से 2 कैंसिल होगा और आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ जाएगा। इससे रिजल्ट निकलेगा 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, बिल्कुल जैसे हमने p के लिए निकाला था। तो लिखेंगे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। फिर से अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम, और क्या लिखेंगे, 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। अब 2p, कभी इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 2 लिख सकते हैं। अब आप अगर स्टेटमेंट 1 और 2 को देखें तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कह रहा था कि 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है, 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, सॉरी 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। तो 2 जो है जब q का भी फैक्टर है और p का भी फैक्टर है, और हमने क्या सपोज किया हुआ था कि दोनों क्या हैं, बोथ आर को प्राइम। तो जब हमारा को प्राइम थे तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, ये इन दोनों का फैक्टर हो गया। जब इन दोनों का फैक्टर हो गया तो हमारा ये जो एजम्पशन था कि को प्राइम है ये गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस आवर assumption is wrong that p and q are co-prime numbers। co-prime numbers, ये हमारा assumption wrong हो गया। hence p upon q is not a rational number, here is a contradiction। और फिर क्या हो जाएगा आपके रिजल्ट में कि √2 इज इरेशनल। अब बच्चों ये जो प्रूविंग थी इसकी, तो ये तो सिर्फ √2 के लिए थी। अगर √3 का आता है तो √3, √5, √7 सिंगल जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनका हम इसी तरह से करेंगे। अब मान लीजिए आपके जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स हैं वो रेशनल के साथ मिक्स करके दिए जाते हैं। अगर आप लोगों का √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये इस तरह के जो नंबर हैं ये क्योंकि इरेशनल अलोन है, ठीक है, इनके साथ कोई भी रेशनल नंबर नहीं यूज़ हुआ है। तो इनकी प्रूविंग के लिए आपको ये पूरा जो अभी हमने प्रोसीजर बताया लंबा वाला, ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इरेशनल के साथ कोई रेशनल नंबर भी अटैच करके देता है और फिर कहा जाता है कि उसको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसके लिए ईजी मेथड है, क्योंकि हम अभी जो हमने प्रूविंग करी है उसका यूज़ करेंगे इसमें। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये HM पब्लिकेशन की बुक पर पेज नंबर 15 पर एग्जाम्पल 4 है। इसमें आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग वही एज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ रेशनल नंबर।
तो अगर ये रेशनल सपोज कर लिया तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर कंडीशन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर को प्राइम। इसके बाद हम लोग देखिए 2√5 यानी कि जो आपका इरेशनल वाला पोर्शन होगा उसको आपको अलग करना पड़ेगा, और बाकी जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इंटीजर्स दिख रहे हैं, उन सबको अलग करना पड़ेगा। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें इरेशनल वाला पोर्शन अलग करना है तो 2 को भी हम यहाँ पर भेज देंगे, और आपका देखिए एलसीएम डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए कि आपको पहले से पता होगा कि √5 जो है वो इरेशनल है, क्योंकि इसकी प्रूविंग हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो √5 इज़ इरेशनल नंबर। लेकिन इनके लिए देखिए ये जो इधर का आपका आ रहा है यानी कि राइट हैंड साइड जो आ रहा है, इसमें देखेंगे तो p भी इंटीजर था, हमने सपोज किया था q भी इंटीजर है। इंटीजर में जब इंटीजर का डिवीजन होता है, और देखिए q में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी इंटीजर है। तो आप यहाँ पर एक रफ पोर्शन देखिए कि q इंटीजर था, q में इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ तो भी इंटीजर हुआ, और अगर हमने p को यानी कि इंटीजर को डिवाइड किया इंटीजर से तो आंसर भी क्या हुआ, इंटीजर हुआ। इसी तरह से 3/2 भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर डिवाइड है। तो यहाँ पर आपके जो हैं ये सारे जो नंबर हैं, क्योंकि देखिए 2 भी रेशनल है, q भी रेशनल है, रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई है, रेशनल में रेशनल डिवाइड है, तो आपका रेशनल ही आता है, इंटीजर तो नहीं हो सकता है, मतलब हमेशा रेशनल होगा आपका। और 3/2 भी रेशनल है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, हम इनको p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं। जब रेशनल में रेशनल माइनस होता है तो आपका आंसर भी रेशनल होता है। तो हमने किस में क्या माइनस किया, हमने p/2q में माइनस किया 3/2। तो ये भी रेशनल था हमारा, ये भी रेशनल था, और रेशनल में से रेशनल माइनस होता है तो आंसर रेशनल होता है। इसलिए हमारा जो आपका RHS वाला साइड है, तो RHS वाला साइड क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और जो आपका LHS वाला साइड यानी √5, तो √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो RHS और LHS दोनों इक्वल होते हैं, और आपका एक इरेशनल एक रेशनल है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो RHS यहाँ पर LHS के इक्वल नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो हमारा एजम्पशन क्या था, हियर इज़ अ contradiction and our assumption is wrong। तो देखिए बच्चों, ये भी फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट वाली प्रूविंग करी है तो उससे आपको एक साइड तो नोन रहती है कि √5 है, √7 है, √2 है, तो ये इरेशनल है। तो इसमें हम लोग को मेथड यही अप्लाई करना है कि रेशनल पार्ट को अलग कर लेना है और सारे इरेशनल पार्ट को अलग कर लेना है, और रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारा कंट्राडिक्शन हो जाएगा और इक्वेशन ईजिली प्रूव हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने इरेशनलिटी प्रूव करने के 2 मेथड पढ़ लिए हैं, तो अब आपको थर्ड मेथड पढ़ना है। तो थर्ड मेथड जो है इसमें थोड़ा आपको और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 तरह की वैरायटी तो हम आपको बता चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि आप इरेशनलिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये बुक में पेज नंबर 16 पर एग्जाम्पल 6 है। शो दैट क्यूब रूट ऑफ 6 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना होगा, क्योंकि क्यूब रूट आया है तो इसको सबसे पहले आपको वही काम सारे क्वेश्चन में कि हम सपोज कर लेंगे कि हम लेट अस अज्यूम क्यूब रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू p/q एंड इज़ अ रेशनल नंबर। और जो कंडीशंस लगती हैं, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स
को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतनी पूरी कंडीशन आपको ज़रूर लिखनी होगी। तो आपका जब हमने सपोज़ कर लिया ये रेशनल है, आपने सपोज़ किया रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में शो किया जा सकता है। जब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर दिया तो हम जैसे पीछे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन से तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी थी, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब डूइंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इधर जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा और यहाँ पर p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि कोई नंबर ऐसा है p अपॉन क्यू, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 6 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू होल क्यूब। तो कोई नंबर ऐसा है जिसका क्यूब किया जाता है तो 6 आता है। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से नंबर है जिसका क्यूब करने पे 6 आता है, तो चेक करेंगे। तो आप देखिए कि 1 का क्यूब अगर करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब अगर करते हैं तो 8 आ जाता है। यानी ये जो 6 आ रहा है तो कोई बीच में ऐसा नंबर है जिसका अगर हम क्यूब करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो जो भी नंबर हुआ p अपॉन क्यू वो 1 और 8 के, अब इसको देखिए हम लिखेंगे कि जो आपका 1 और 8 के बीच में आपका 6 आ रहा है। जब 1 और 8 के बीच में 6 आ रहा है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 की वैल्यू p बाई क्यू क्यूब लेस देन 8 है। ठीक है, 6 की जगह ये लिखा जा सकता है। और इसके बाद हमारा अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो इस टर्म का भी क्यूब रूट, इस टर्म का भी क्यूब रूट, इस टर्म का भी क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट 1, p बाई क्यू का होल क्यूब है, जब क्यूब रूट करेंगे तो p अपॉन क्यू, और इस टर्म का भी क्यूब रूट करेंगे तो हो जाएगा 2। तो p अपॉन क्यू जो वैल्यू है ये 1 और 2 के बीच में आ रही है। अब हम अपनी इधर फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है अगर इसको देखेंगे तो 6 इज़ इक्वल टू पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब है। यहाँ से हम रिजल्ट लिख सकते हैं, क्यू का पावर क्यूब है तो ए क्यू को क्यू स्क्वायर को अगर हम 6 के साथ भेजते हैं तो ये हो जाएगा पी क्यूब अपॉन क्यू। अब हम देखेंगे जब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, क्योंकि हमने सपोज़ किया हुआ था कि हमारा जो p और q है वो को प्राइम है। तो जब p और q में ही कोई कॉमन फैक्टर नहीं था तो p क्यूब और q में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। इसको इस तरह से एग्जांपल से समझिए कि अगर 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 के क्यूब और 3 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। इसी तरह जब p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, को प्राइम थे, तो p क्यूब और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। जब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो ये नंबर हो गया रेशनल। तो ये नंबर आपका हो गया रेशनल। और q जो है वो इंटीजर, q भी इंटीजर था, 6 भी इंटीजर है। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होता है। तो देखिए q भी आपका क्या था, इंटीजर था। q का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आप खुद देख सकते हैं 3 इंटीजर है, इसका स्क्वायर 9, ये भी इंटीजर है। 4 इंटीजर है, इसका स्क्वायर 16 इंटीजर है। और इंटीजर में किसी इंटीजर के मल्टीप्लाई करने से इंटीजर ही आता है। तो जब हमारा q स्क्वायर इंटीजर हुआ तो इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इधर वाला पोर्शन हो गया इंटीजर। और एक इंटीजर कभी भी किसी फ्रैक्शन, ये जो था ये रेशनल तो था, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में था, लेकिन ये क्या था, फ्रैक्शन भी था। ये जो p क्यूब अपॉन क्यू है ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब ये होल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों में कभी भी डिवाइड कर होल नंबर या इंटीजर ऐसा फॉर्म नहीं आएगा, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। और आपका जो फ्रैक्शन है वो कभी भी इंटीजर के बराबर नहीं हो सकता। सॉरी, यहाँ पर रेशनल अगर ना ही लिखें तो ठीक है, क्योंकि रेशनल में आपके होल नंबर इंटीजर सब आ जाते हैं। तो आपका इधर इधर वाला नंबर हो गया फ्रैक्शन और इधर वाला नंबर हो गया इंटीजर, और इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर कैन नॉट बी इक्वल टू फ्रैक्शन, hence our
assumption that is rational number is wrong. Here is a contradiction. And cube root of 6 is irrational number. ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + √6 को इरेशनल प्रूव करना है। तो प्रूव 2 + √6 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। आप लोग को सबसे पहले वही काम करना है कि एज्यूम कर लेना है 2 + √6 रेशनल है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब इसको p/q के फॉर्म में लिख लिया और p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, q0 = 0 होगा, p एंड q को प्राइम होंगे। जब हमने रेशनल के फॉर्म में लिख लिया तो 2 + √6 में से हमने कहा था रेशनल पार्ट को अलग कर लेना है, इरेशनल पार्ट को अलग कर लेना है। तो √6 जो है वो इरेशनल है, इसको अलग कर लेंगे और p/q - 2 कर लेंगे। अब आपको पता है कि √2 इरेशनल है और p इंटीजर था, q इंटीजर है। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज रेशनल नंबर। और इंटीजर में से रेशनल यानी 2 भी रेशनल है, तो रेशनल में से रेशनल माइनस होता तो आपका आंसर क्या आता है, रेशनल आता है। तो हेंस आपका जो RHS है यानी p/q - 2 क्या हो गया, रेशनल हो गया। और इधर वाला साइड जो LHS है आपका वो इरेशनल हो गया। तो इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। Hence our assumption is wrong. Here is a contradiction and 2 + √6 is irrational number. अब एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें प्रूव करना है √13 + √17 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस बताए हैं रेशनैलिटी पे, तो तीन तरह के मेथड बताए हैं। तीनों मेथड पे आप सारी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा और मतलब कि आप थोड़ा सा अनकॉमन स्टाइल है इसका, मतलब आपको दोनों साइड होल स्क्वायर करना होगा, फिर आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, बाकी पूरा प्रोसीजर आपका वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो। एक्सरसाइजेस के जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो उन्हीं मेथड से सारे सॉल्व हो जाएंगे जो हमने बताए हैं। तो लेट अस एज्यूम, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो √13 + √17 इज़ अ रेशनल नंबर। जब रेशनल सपोज किया तो हम √13 + √17 = p/q ले सकते हैं और अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन q इज़ नॉट = 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स and p and q are co-prime। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी का फॉर्म a + b होल स्क्वायर बनेगा। और आइडेंटिटी अपनी ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab। तो a² + b² का टर्म हो गया और 2ab = p²/q²। अब जैसे हमने सारे क्वेश्चंस में किया था, रेशनल पार्ट अलग कर लेंगे सारे और इरेशनल पार्ट अलग कर लेंगे। तो हमें पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है, किसी का भी क्यूब रूट नहीं, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट से कभी भी इंटीजर फॉर्म में बाहर नहीं आएगा। 17 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। तो हम सबसे पहले इसको सेपरेट करने के लिए बाकी के टर्म्स इधर भेज देंगे। तो 17 + 13 आपका -30 इधर आ जाएगा, इसको ऐड करने पे 30 आएगा, इस साइड भेज देंगे, -30 हो जाएगा। उसके बाद हम अपना 2 भी दूसरे साइड भेज देंगे, तो इधर अभी आकर डिवाइड हो जाएगा, 30 में 2 डिवाइड होगा
15 हो जाएगा। तो रूट 13 और रूट 17 को अगर हम एक साथ भी लिख लें तो भी हमारा ये पूरा इरेशनल ही बनाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा पी भी इंटीजर था तो पी का स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, क्यू इंटीजर था क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर हुआ, इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है और इंटीजर में इंटीजर डिवाइड हुआ है, तो ये पूरा जो आपका टर्म है ये रेशनल होगा। और रेशनल में से रेशनल यानी 15 माइनस कर रहे हैं तो रेशनल में से रेशनल डिवाइड माइनस करते हैं तो आंसर आपका रेशनल आता है। तो जो RHS होगा ये रेशनल हो जाएगा और जो आपका LHS है ये आपका इरेशनल हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक इरेशनल पोर्शन कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस हेयर इज़ अ contradiction and our assumption that root 13 plus root 17 is a rational number is wrong, and hence our assumption is wrong, therefore root 13 plus root 17 is irrational नंबर। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है और कल आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल बताए जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो 1.3 तक फिनिश हो चुकी है बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन जो हमने मिस किया उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।